हेलो डियर फ्रेंड्स। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ प्रीत चौधरी पर स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे और लगातार मेहनत कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे बीएससी फिजिक्स और बीएससी के अंदर फिजिक्स में हमने सेमेस्टर सेकंड की फिजिक्स की बात कर रहे थे और सेकंड सेमेस्टर की बात कर रहे थे और ये अपने मैंने पहले भी बताया है कि आपके बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर में भी है। तो अभी तक हमने क्या है, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है। अपनी यूनिट फर्स्ट है, इसमें वो अपनी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। आज हम बात करेंगे यूनिट सेकंड की। और यूनिट सेकंड में पहले ही मैंने आपको सिलेबस बताया था। तब मैंने आपको बताया था, हमने डिस्कस किया था कि सेकंड यूनिट है वो किस पे आधारित है, व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस पे आधारित है। यानी इसमें जो सरल आवर्त गति होती है अपने एसएचएम, एसएचएम का इंटरफेरेंस पढ़ेंगे हम, व्यतिकरण के बारे में बात करेंगे। और व्यतिकरण आप जानते ही हो कि जब दो तरंगों का व्यतिकरण के लिए कंपलसरी क्या है कि फ्रीक्वेंसी होती है ना, आवर्ती, वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। आपका एम्पलीट्यूड है, आयाम है, वो अलग अलग हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन फ्रीक्वेंसी है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो दो समान आवर्ती की तरंगे जब संचरण करती हुई एक दूसरे पे अध्यारोपित होती हैं, अध्यारोपित होती हैं, तो अध्यारोपण के पश्चात जो इनकी रिजल्टेंट यानी परिणामी जो अपने पास वेव बनेगी, तरंग बनेगी, उसका आयाम होता है वो कहीं कुछ एक पॉइंटों पे अधिक होता है, कहीं पे मिनिमम होता है। तो इस प्रकार की जो घटना होती है वो क्या कहलाता है, आपका व्यतिकरण कहलाता है। और आप घटना में आयाम बोल सकते हो या ये भी बोल सकते हो कि कहीं पे तीव्रता इंटेंसिटी होती है वो अधिकतम होती है, कहीं पे मिनिमम होती है। ये क्यों होगी, क्योंकि जहां पे आयाम मैक्सिमम होगा या आयाम मिनिमम होगा वहां पे अपने आप ही इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम मिनिमम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हो इंटेंसिटी होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है ए स्क्वायर के। या यदि आप आयाम एम्पलीट्यूड को ए मानो, इंटेंसिटी को आई मानो, तो आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर यानी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। देखो हम थ्योरी की बात करते हैं। आपके 8 नंबर मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं और जब आप यूनिट पढ़ोगे सारी मेरे से, तो आपको मैं बता दूंगा कि अगर आप लास्ट में 2 यूनिट न भी पढ़ते हो, 3 यूनिट एक पेपर की पढ़ लेते हो, तो भी आपके क्या है, नंबर आते हैं वो मैक्सिमम आएंगे। वो ट्रिक भी आपको मैं बता दूंगा। एक बार तो हमें थ्योरी पढ़नी है, पूरा सिलेबस पढ़ना ही पढ़ना है। तो देखो, जब दो ध्वनि तरंगे एक साथ प्रसरण करती है, देखो जरूरी नहीं है कि आपका व्यतिकरण ध्वनि तरंगों में भी हो, प्रकाश तरंगों में भी होता है। और अब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है, इसमें दोलन गति होती है, तो उनमें भी क्या होता है, आपका सुपरपोजिशन अध्यारोपण होता है। जब दो तरंगे ध्वनि तरंगे एक साथ प्रसरण करती है तो अध्यारोपण सिद्धांत से परिणामी तरंग का आयाम कहीं अधिक तथा कहीं कम होता है। चूंकि ध्वनि की तीव्रता तरंग आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, अतः परिणामी तरंग की तीव्रता भी कुछ स्थानों पर अधिक तथा कुछ स्थानों पर कम होती है। अतः अध्यारोपण द्वारा तरंग ऊर्जा के पुनर्वितरण की यह घटना होती है, व्यतिकरण कहलाती है। अब बात करते हैं व्यतिकरण आपके कितने प्रकार के होते हैं। टू टाइप इंटरफेरेंस होते हैं, टू टाइप होते हैं। कौन से, एक तो संपोषी व्यतिकरण होता है, एक होता है विनाशी। संपोषी को आप बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और दूसरा होता है आपका डिसकंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव। तो दो होते हैं, विनाशी और संपोषी। अब संपोषी में क्या होते हैं कि आयाम, जहां आयाम का सुके मैक्सिमम मान होता है, मैक्सिमम मिले, वो तो होता है संपोषी व्यतिकरण। और विनाशी में क्या है, आयाम का मान अपने पास से मिनिमम मिलेगा। होगा कब ये, देखो इसकी थ्योरी की बात करते हैं कि संपोषी व्यतिकरण
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब दो तरंगों में अध्यारोपण इस प्रकार होता है कि परिणामी तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रता के योग से अधिक होती है, अर्थात परिणामी तरंग का आयाम अध्यारोपित होने वाली तरंगों के आयामों के योगफल के बराबर, यानी जो अपने पास ए आएगा रिजल्टेंट वो A1 प्लस A2 आएगा। ये कंडीशन आती है वहां पे क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण होता है। और ये होगा कब, इसके लिए कंडीशन है, देखो ये हो जाएगा। तो आप बताओ कि ये आयाम मैक्सिमम कब होगा, जो देखो हमने मान लिया कि ये क्या है, फर्स्ट वेव है, फर्स्ट वेव ये है जिसका आयाम एम्पलीट्यूड क्या है A1। दूसरी मान ली हमने ये है जिसका आयाम कितना है A2 है। तो इन दोनों के रिजल्टेंट से क्या है, नई वेव बनेगी, उसका आयाम क्या है, ज्यादा आएगा। और ये इसकी परिणामी बोल सकते हो आप, परिणामी तरंग, और परिणामी तरंग है ये, तो इसका आयाम क्या आएगा, A1 प्लस A2 के इक्वल आता है। ठीक है, आगे इसको डिटेल से पढ़ेंगे हम। डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस, यानी यदि दो विनाशी व्यतिकरण, यदि दो तरंगों का अध्यारोपण इस प्रकार होता है, सुपरपोजिशन इस प्रकार होता है कि परिणामी तरंग का आयाम अध्यारोपित होने वाली तरंगों के आयाम के अंतर के बराबर होता है, यानी इसमें ए रिजल्टेंट आएगा वो A1 माइनस A2 आएगा, इस प्रकार की घटना आएगी, वो क्या है, विनाशी व्यतिकरण होता है। तो देखो विनाशी व्यतिकरण ग्राफ बना रखा है, यानी मान लो ये आपका क्या है, पहले वाली वेव है, इसका आयाम क्या है, सॉरी, आयाम पहले वाली ये दे रखी है इसमें, ये है पहले वाली वेव, इसका आयाम A1 है। दूसरे वाली क्या है, ये रही, दूसरे वाली ये रही A2 है। तो इनका रिजल्टेंट ये आ रहा है, और जिसकी आई का मान क्या आ रहा है, ए एम्पलीट्यूड आ रहा है, वो उसका मान क्या आएगा, ए इक्वल टू I1 माइनस, सॉरी A1 माइनस A2। ये कंडीशन आएगी अपने पास, वो क्या होता है आपका, विनाशी व्यतिकरण होता है। देखो अब संपोषी व्यतिकरण में दोनों तरंगे एक ही कला में होनी आवश्यक है, ये मैंने पहले ही बताया था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, उसके अंदर दोनों एक ही कला में होंगी, तब आपका क्या है, आयाम का मान मैक्सिमम आएगा। और जबकि विनाशी व्यतिकरण में विपरीत कला में दोनों तरंगों में अध्यारोपण होता है, और दोनों विपरीत कला में होंगी। तो देखो ये अपने बात करते हैं कि ये तो देखो विपरीत अपोजिट है, पहले वाली ऊपर से है, तो ये इसके अपोजिट है, नेगेटिव साइन है। और ये आपको पता है कि कैसा कर्व है, साइन वेव का कर्व है। अब पढ़ते हैं हम व्यतिकरण का सैद्धांतिक विश्लेषण, एनालिटिक ट्रीटमेंट पढ़ते हैं इसका। मान लिया हमने किसी माध्यम में दो तरंगें एक ही दिशा में गति कर रही हैं, जिनकी आवृत्तियां बराबर है। तो आवृत्ति मैंने बताया था आपको कि व्यतिकरण होने के लिए आवृत्ति इनकी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, जिन्हें दो कंपन स्रोतों से इस प्रकार उत्पन्न करते हैं कि किसी बिंदु पर पहुंचने के समय उनमें कुछ कलांतर फाई आ जाता है। तरंगों का आयाम क्रमशः हमने मान लिया A1 A2 है। तब किसी समय t पर माध्यम के किसी बिंदु P का इन तरंगों से उत्पन्न विस्थापन निम्न प्रकार होगा। हमने मान लिया डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है, y1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा नॉट टी, और दूसरी में अपना फेज डिफरेंस क्या आ गया, y2 बराबर A2 साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। ये अपनी दो इक्वेशन होगी। अब हमने क्या मान लिया कि अध्यारोपण से P का परिणामी विस्थापन, तो परिणामी विस्थापन क्या आ गया, y रिजल्टेंट मान लिया हमने, y1 प्लस y2 ही आएगा, और y1 और y2 के मान रख दो, तो y इक्वल टू आ जाएगा A1 साइन ओमेगा नोड टी प्लस A2 साइन ओमेगा नोड टी प्लस फाइव। अब आप देखो y इक्वल टू A1 साइन ओमेगा नोड टी, ये क्या है, साइन ए प्लस बी है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप जानते हो, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो A2 ये फॉर्मूला ड्रॉ कर देंगे हम, A2 साइन ओमेगा नोड टी कोस फाइव प्लस A2 कोस ओमेगा नोड टी इंटू साइन फाइव, तो ये वैल्यू आ गई। अब अपने को क्या करना है, देखो एक चीज याद रखनी है इसमें, आपको कंफ्यूजन तभी होता है कि हमें क्या करना है, ओमेगा नोड टी है ना, वो ही बार रखना है।
ठीक है। मानना भी मैं बता दूंगा हम कि किसको हम लेट करते हैं, मानते किस चीज को है। ओमेगा नोड टी, अगर साइन ओमेगा नोड टी वाला है ना टर्म, वो एक तरफ कर लो। कोस ओमेगा नोड टी है ना, वो एक तरफ कर लो। हमें ओनली ये जो कांस्टेंट आते हैं इनके गुणा में, उसको मानना होता है, बाकी इनको नहीं मानना होता है। क्योंकि सारे बच्चे क्या है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां तक तो आ जाता है, बाकी आगे क्या करें। तो आगे ये होता है कि जो आपको इसमें फ्रीक्वेंसी है इनटू टी है, तो फेज ये कला है इसकी, तो इसको नहीं छेड़ना है अपने को, इसको हिलाना ही नहीं है। इसके जो गुणा में कांस्टेंट वैल्यू आती है, उस पूरे कांस्टेंट को मान लो आप। ठीक है। तो आप देखो y इक्वल टू साइन ओमेगा नोट टी वाले मैंने एक तरफ किया, साइन ओमेगा नोट टी इसमें है, इसमें है, तो यहां से a1 रह गया प्लस a2 कोस फाइव। ठीक है। नेक्स्ट टर्म में क्या रह गया, प्लस a2 साइन फाइव कोस ओमेगा नोड टी। अब देखो मैंने क्या कहा, ओमेगा नोड टी है, ओमेगा नोड टी है, इसको हमें हिलाना ही नहीं है। जो इसके गुणा में आ रहा है वो अपने को क्या है, मान लेना है, लेट कर लेना है। तो a1 प्लस a2 कोस फाइव है, तो याद रखना कि कोस वाला है ना उसको a कोस थीटा ही मानना है, और a2 साइन फाइव है उसको साइन मानना है, तो a साइन थीटा। एंगल यही मत ले लेना कि कोस फाइव साइन फाइव, तो a कोस थीटा, ए ए साइन थीटा। ये अपने पास इक्वेशन 3 और 4 आ गई। अब ये जो हमने वैल्यू मानी है, ये वैल्यू आप अपनी इक्वेशन में रख दोगे, तो y का मान आ जाएगा साइन ओमेगा नोड टी ए कोस थीटा प्लस ए साइन थीटा कोस ओमेगा नोड टी। तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा नोड टी प्लस थीटा, ये वैल्यू आ गई। इक्वेशन आ गई 5 नंबर। देखो समीकरण 5 समीकरण 1 व 2 के तुल्य है, अपने को पता है, क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 क्या है अपनी, y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा नोड टी, और y2 इक्वल टू क्या है, a2 साइन ओमेगा नोड टी प्लस फाइव। ये दोनों इक्वेशन है अपनी, इसी इक्वेशन के तुल्य है, क्योंकि ये भी क्या है अपने विस्थापन का समीकरण है, और साइन इसमें क्या आ रही है, साइन वेव आ रही है। ठीक है। अगर साइन में नहीं आती है तो बनानी पड़ती है अपने। ठीक है। बिंदु P पर परिणामी विस्थापन है एक ऐसी तरंग के कारण है जिसका आयाम कितना है, a। अब देखो आयाम a है। समीकरण 3 और 4, हमने 3 और 4 क्या मानी थी, देखो दोबारा लिख देता हूं मैं, a1 प्लस a2 कोस फाइव, a1 प्लस a2 कोस फाइव इक्वल टू a कोस थीटा, और a2 साइन फाइव इक्वल टू a साइन थीटा। ये इक्वेशन 3 थी और ये अपने पास 4 थी। इक्वेशन 3 और 4 आ गए अपने पास। अब देखो समीकरण 3 व 4 का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 3 का मैं वर्ग कर रहा हूं और 4 का ही वर्ग कर रहा हूं, जोड़ दूंगा, तो ये इधर स्क्वायर होगा, इधर भी स्क्वायर, तो इसका लेफ्ट वाले का करेंगे, तो देखो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू a1 प्लस a2 कोस फाइव का स्क्वायर प्लस a2 साइन फाइव का स्क्वायर। ये वैल्यू आएगी अपने पास। अब देखो यहां से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, इसका मान 1 आ गया, तो ए स्क्वायर इधर रह गया। इसका करेंगे तो आपको पता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव प्लस 2a1 a2 कोस फाइव प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ये वैल्यू आएगी। अब आप देखो ये भी a2 स्क्वायर कोस फाइव है, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव है, तो आप कहोगे कि a1 प्लस a2 स्क्वायर, दोनों में कॉमन आएगा साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव, तो 1 वैल्यू हो जाएगी प्लस 2a1 a2 कोस फाइव, ये अपने पास मान बनेगा। अब देखो इधर a स्क्वायर है, ये स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या है, रूट आ जाएगा। ठीक है। ये अपने पास क्या है, परिणामी आयाम आएगा, परिणामी आयाम आ गया अपने पास। अब देखो परिणामी आयाम की वैल्यू आ गई। ध्वनि तरंगों की तीव्रता उनके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, तो परिणामी तीव्रता इसने सीधी लिख दी। मैं बताता हूं देखो आपको इसको चेंज करके, कि अपने को पता है कि आई समानुपाती ए स्क्वायर होता है, तो मैं क्या करूं, इस पूरी इक्वेशन को के से गुणा देखो इसका समानुपाती नेता घटाओगे आप, के ए स्क्वायर ये लिख सकते हो। इस पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया हमने, के से गुणा कर दिया, के से गुणा किया,
इसको मत करो, आप ऊपर वाली को कर लो, ठीक है, क्योंकि ये रूट है, इसका वापस स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी, मैं यहीं पे लिखता हूं, के ए स्क्वायर इक्वल टू के ए वन स्क्वायर प्लस के ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन। देखो के आएगा तो रूट के लिख सकता हूं क्या, ए टू रूट के कोस फाई, रूट के और रूट के पूरा के हो गया, दोनों मल्टीप्लाई में है। अब ये अपने पास इसको हमने क्या मान लिया, टोटल आई होता है के ए स्क्वायर, तो इसमें वन है तो हमने आई वन मान लिया, टू है तो आई टू मान लिया। अब देखो अगर रूट आई करूं मैं दोनों तरफ से, तो रूट आई किया मैंने इसमें, रूट आई किया तो ये तो स्क्वायर हट गया लेकिन इस पे रूट आ गया, सेम वैल्यू बन रही है ना, रूट के ए, तो इसको रूट आई वन और रूट आई, इस कारण ये इक्वेशन बन गई अपने पास, आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कोस फाइव, ये वैल्यू, ये अपने पास क्या है, परिणामी इंटेंसिटी आती है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी या परिणामी तीव्रता का इक्वेशन आ गया। अब स्पेशल केस पढ़ते हैं अपन, संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण होगा, अपने को पता है संपोषी व्यतिकरण कब होगा, जब एम्पलीट्यूड अपने पास क्या है, ए वन प्लस ए टू, मैक्सिमम आए, मैक्सिमम आए तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है अपने पास, आयाम है उसका, परिणामी आयाम का सूत्र क्या था, रूट ऑफ ए वन स्क्र प्लस ए टू स्क्र प्लस टू ए वन ए टू कोस फाइव। अब मैं देखो इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना लूं, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना लूं, और ऐसे भी सीधा ही आप याद रखो कि फाइव अपने पास साइन ओमेगा नोड टी है, ठीक है, साइन ओमेगा नोड टी है, और दूसरे वाले में क्या है, साइन ओमेगा नोड टी प्लस फाइव है। देखो दोनों एक ही कला में कब आएंगे, जब ये तो चलो वाई वन की वैल्यू, वाई वन बराबर ए वन साइन ओमेगा नोट टी फाइव और वाई टू बराबर ए टू, ये तब मैंने आपको कलांतर निकाला, सॉरी कलांतर, हाँ टाइम पीरियड निकाला था ना, कलांतर नहीं, आपका आवर्तकाल, आवर्तकाल निकाला था, तब मैंने बताया था आपको कि फाइव का मान अगर आप जीरो रखो तो सेम हो ही गया, टू पाई, फोर पाई, सिक्स, एट पाई, ये वैल्यू रखेंगे ना तो आपका क्या है, सेम ही कला में आएगा, यानी इन दोनों के मान सेम आएंगे, दोनों के मान सेम आएंगे, मतलब फाइव का मान जीरो, टू पाई, फोर पाई, एट पाई, इसका रिजल्टेंट क्या हो गया कि टू एन पाई इसका होना चाहिए मान, टू एन पाई मतलब एन की जगह आप कुछ भी रखो उसका दो गुना आ जाएगा, वन रखे तो टू, टू रखा तो फोर, थ्री रखा तो सिक्स, एट रखा तो, ठीक है, ऐसे ही फोर रखा तो एट हो जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा ये। तो कोस फाई का मान देखो जीरो होगा, टू पाई होगा, फोर पाई होगा, फाई का मान, तो कोस फाई का मान कितना आ जाएगा, वन, और कोस फाई का मान वन आ जाएगा, तो ए स्क्र इक्वल टू ए वन स्क्र प्लस ए टू स्क्र प्लस टू ए वन ए टू, और ए स्क्र का मान आ जाए ए वन प्लस ए टू के होल स्क्र के इक्वल, स्क्र हट जाएगा, ए मैक्सिमम आ जाएगा ए वन प्लस ए टू। और तीव्रता की बात करते हैं तो तीव्रता क्या आ जाएगी, आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, टू रूट आई वन आई टू, और आई मैक्सिमम आ जाएगी रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर। अब दूसरे की बात करते हैं, विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैंने क्या बताया था आपको कि विपरीत कला में, जब दोनों तरंगें विपरीत कला में होंगी तब आपका क्या है, विनाशी व्यतिकरण होगा। तो विपरीत कला में होंगी कब, आपको पता है पाई, विनाशी व्यतिकरण कब होगा, जब फाई का मान कितना होगा, पाई, थ्री पाई, यानी पाई का कितना होना चाहिए, विषम गुणज होना चाहिए, विषम गुणज यानी फाई का मान आ जाएगा टू एन प्लस वन पाई, एन की जगह आप जीरो रखोगे तो वन पाई आ जाएगा, टू रखोगे तो थ्री पाई आ जाएगा, जीरो रखेंगे तो क्या है, वन पाई आएगा, वन रखेंगे तो थ्री पाई, फाइव पाई, ऐसे आता चले जाएगा। तो कोस फाइव का मान कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। ए स्क्र इक्वल टू वैल्यू आ गई ए वन स्क्र प्लस ए टू स्क्र माइनस टू ए वन ए टू, और ए स्क्र इक्वल टू आ गया ए वन माइनस ए टू स्क्र, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पता है ये अपने पास क्या है, विनाशी व्यतिकरण था, तो आयाम का मान क्या आ गया, ए वन माइनस ए टू आ गया, और ए वन माइनस ए टू आया है, इसको आप क्या लिख सकते हो, आयाम मिनिमम आया है। इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, तीव्रता,
आई इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस 2I1 I2, तो अपने पास वैल्यू हो जाएगी आई मिनिमम इक्वल टू रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। और वहां पे क्या आई थी, समपोषी व्यक्तीकरण में आई मैक्सिमम आया था, रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 इसका स्क्वायर आया था। अब देखो ये आई मिनिमम आया, यदि दोनों तरंगों का आयाम समान हो अर्थात a इक्वल टू A1 बराबर A2, तो आयाम समपोषी व्यक्तीकरण के लिए a मैक्सिमम कितना आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा 2a, क्योंकि a मैक्सिमम क्या था A1 प्लस A2, और इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 4a स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी आई मैक्सिमम का मान। आप कहोगे ये आया कहां से, तो रूट ऑफ अपने को पता है I1 प्लस रूट ऑफ I2, इसका स्क्वायर ही तो होता है आई का मान। अब अपने को पता है कि आयाम क्या है 2a है, तो 2a है, और I1 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है रूट ऑफ ka, ठीक है। यानी आपने किया क्या है, a इसका मान 2a आया है, तो आपकी इंटेंसिटी कितनी होगी अपने को पता है आयाम के स्क्वायर के बराबर, तो सीधा ही कर लो, चाहे आप इसमें मान रख के कर लो, सीधा रखोगे तो 2a यानी 4a स्क्वायर, आयाम का स्क्वायर कर दिया मैंने, सीधा ही कर लो, चाहे अपने डायग्राम में रख लो मान, सॉरी फॉर्मूले में रख लो, वैल्यू आ जाएगी अपने पास। विनाशी व्यक्तीकरण के लिए अपने पास क्या है, आयाम आएगा मिनिमम, और इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी मिनिमम, क्योंकि A1 माइनस A2 होता है, A1 माइनस A2 होता है, और A को हमने मान लिया दोनों को इक्वल, तो A माइनस A इक्वल टू 0, आयाम 0 है तो तीव्रता भी क्या आ जाएगी 0 जाएगी। व्यक्तीकरण में ऊर्जा नष्ट नहीं होती, परिणामी तरंग में ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाता है, ठीक है ना। व्यक्तीकरण में ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, परिणामी तरंग आती है, उसमें ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाता है, अर्थात संपोषी व्यक्तीकरण में ऊर्जा अधिकतम तथा विनाशी व्यक्तीकरण में ऊर्जा न्यूनतम, यानी ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, ऊर्जा चेंज हो जाती है, कहीं पे मैक्सिमम हो जाएगी कहीं पे मिनिमम हो जाएगी। स्थायी व्यक्तीकरण के लिए प्रतिबंध कि कंडीशन क्या होगी अगर स्थायी व्यक्तीकरण हो, तो अध्यारोपित होने वाली दोनों तरंगों की आवर्ती समान होनी चाहिए, ये तो जरूरी है। दोनों तरंगें एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए, और तरंगों में कलांतर समय पर निर्भर नहीं होना चाहिए, कि फेज डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अधिक स्पष्ट व्यक्तीकरण के लिए दोनों तरंगों का आयाम भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लिसाजू आकृतियां। लिसाजू आकृतियां क्या होती है कि कोई कण है, एक कण, अब मान लो यहां से कोई एक सरल आवर्त गति आ रही है, और यहां से भी सरल आवर्त गति आ रही है। अगर इस बिंदु पे ये दो लंबवत सरल आवर्त गतियां आती हैं, और लंबवत एक दूसरे के लंबवत आती हुई एक कण पे क्या होती हैं, अध्यारोपित होती हैं, तो इनसे क्या है, जो परिणामी पथ बनता है दोनों के अध्यारोपण से, और परिणामी पथ बनता है उनसे जो आकृतियां बनती हैं, उन्हीं आकृतियों को ही क्या कहते हैं, लिसाजू आकृतियां कहते हैं। तो थ्योरी देखो इसकी, कि किसी कण पर जब लंब दिशाओं में दो सरल आवर्त गतियां एक साथ आरोपित होती है या अध्यारोपित होती हैं, तो इनके संयोजन से कण के परिणामी पथ की बनने वाली आकृति लिसाजू आकृतियां कहलाती हैं। लिसाजू आकृति क्या कहते हैं, लिसाजू आकृतियां कहते हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो लाइक करना, और ये लिसाजू आकृतियां हैं, यहां से क्या है, क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। जो आपने सुपरपोजिशन पढ़ा है, आपने अध्यारोपण इंटरफेरेंस पढ़ा है, इंटरफेरेंस के अंदर क्यों पढ़ा है, इंटरफेरेंस ओनली लिसाजू आकृतियां प्राप्त करने के लिए पढ़ा है हमने। तो अग नेक्स्ट क्लास में इसका ग्राफीय निरूपण भी करेंगे हम, डिटेल से और कराऊंगा मैं इसको लिसाजू आकृतियों को। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।